पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टिराज। तेजस्वी की कैंपेनिंग स्ट्रेटजी, जी हाँ, ना कट्टे पर बोले ना उंगली काटने पर दिखाई आंख। क्या है ये पूरा मामला और क्या हमने कहा, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए और इसके मायने क्या है, इस पर विस्तार में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। तो सर, क्या है ये पूरा मामला, क्या है तेजस्वी की स्ट्रेटजी? देखिए, पीएम मोदी से लेकर नीतीश कुमार, ओवैसी, गिरिराज सिंह, सम्राट चौधरी जैसे सभी विरोधी नेताओं ने तेजस्वी यादव पर तीखे हमले किए, लेकिन इन हमलों की परवाह किए बिना तेजस्वी अपने भाषणों में अपने मुद्दे को ही अहमियत देते रहे, भटके नहीं। तेजस्वी ने प्रचार के आखिरी 3 दिनों में 51 रैलियां की और न कट्टे पर बोले और न उंगली काटने वाले बयान का जवाब दिया। बस एक ही डायलॉग, चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप लालटेन छाप, वो बोलते रहे। तो एक नई रणनीति पर वो काम करते हुए दिखाई दी है। सर, तो चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव क्या रणनीति अपनाए हैं? यही रणनीति थी कि वो उलझे नहीं विपक्ष के नैरेटिव के चक्कर में, जंगलराज वाले नैरेटिव के चक्कर में नहीं उलझे और जो उनका एजेंडा था उसके साथ आगे बढ़ते रहे। तेजस्वी के प्रचार अभियान की धुरी सरकारी नौकरी थी, शिक्षा और सेहत था और 18 से 35 साल के युवाओं को टारगेट करते वो नजर आए। 20 महीने में नौकरी मिलेगी, मास एम्प्लॉयमेंट एजेंडा उनका था, एक परिवार में एक सरकारी नौकरी, हाँ, और 20 महीने में अपने सारे वादे पूरे करने का दावा। तो परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, डोमिसाइल नीति और सभी संविदा कर्मियों को अस्थायी करने का वादा, युवाओं से जुड़ने के लिए परंपरागत कुर्ता पैजामा छोड़कर वो टी शर्ट और पैंट पहनकर प्रचार करते नजर आए। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सोची समझी रणनीति के तहत तेजस्वी यादव ने अपना चुनावी कैंपेन किया है और इसका फायदा भी उनको मिला है। सर, तो महिला वोटर्स पर भी उन्होंने फोकस किया, 30,000 कैश की घोषणा कर दी है। हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार के पारंपरिक महिला वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए तेजस्वी यादव ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है और तेजस्वी ने कैश सपोर्ट का दांव चला है। नीतीश ने शराबबंदी, निकायों, नौकरियों में आरक्षण और 10,000 रुपये रोजगार योजना से महिला मतदाताओं का विश्वास जीता है। इसके जवाब में तेजस्वी ने माई बहन मान योजना, यानी हर महिला को 2500 रुपया देने का योजना लाया। मकर संक्रांति पर 30,000 रुपये एक मुश्त महिलाओं को देने का वादा किया। 2,000 यूनिट की फ्री बिजली, छात्रवृत्ति के पैसे बढ़ाने और पुरानी पेंशन की बहाली जैसे वादे भी किए। तो उनके वादे भी अलग थे और जन सरोकार से जुड़े हुए थे। तो काफ़ी फोकस्ड रहे तेजस्वी अपने चुनाव प्रचार के दौरान। सर, तो तेजस्वी यादव ने हाई वोटिंग परसेंटेज को बता रहे हैं कि बदलाव की बयार है ये तो देखिए, सबकी सांसें अटकी हुई है कि वोटिंग का परसेंटेज जो बढ़ा है उसको लेकर पक्ष विपक्ष सबके नेताओं की को साफ सूंघा हुआ है कि भाई किसके पक्ष में जाएगा ये। फर्स्ट फेज में 121 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, 64% से ज़्यादा, और तेजस्वी इसे परिवर्तन की बयार बता रहे हैं। जनसुराज के प्रशांत किशोर इसे अपने पक्ष में बता रहे हैं और तेजस्वी यादव इस बढ़े हुए टर्नआउट को महागठबंधन की जीत पर मुहर बताकर दूसरे फेज के वोटरों को मनोवैज्ञानिक रूप से मोटिवेट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव की तरह ही इस बार भी आक्रामक कैंपेनिंग किया है। रोज 18 रैलियां की, मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड की थ्योरी पर काम करते हुए नजर आए और 15 से अधिक रैलियां और संयुक्त सभाएं भी की। तो मुझे लगता है कि जनसभाओं के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस, फेसबुक लाइव के जरिए भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को हमेशा सक्रिय रखा। तो तेजस्वी यादव का कैंपेन मिला जुलाकर बहुत अच्छा था और भाई अकेले तेजस्वी थे इस तरफ आरजेडी में और एनडीए के दर्जनों नेता मैदान में थे। तो ये तो माना जाएगा कि अकेले सबको तगड़ा जवाब दिया तेजस्वी ने। सर, लेकिन महागठबंधन में एकजुटता तो नहीं दिखाई दी और तेजस्वी ने एमवाई फैक्टर से निकलकर ईवीसी को भी अब सेंध लगाने की। हाँ बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने केवल एमवाई समीकरण पर फोकस नहीं किया बल्कि एक नया समीकरण बनाया और गठबंधन ने आधिकारिक तौर पर तेजस्वी को सीएम फेस घोषित तो किया ही था। तेजस्वी ने अंदरूनी फ्रेंडली फाइट को दर्जन भर सीटों से घटाकर आधा दर्जन तक लाया और आपने देखा कि गौड़ा बौराम सीट पर आरजेडी उम्मीदवार अफजल खान को मुकेश सहनी का समर्थन दिलाकर
गठबंधन में बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की तेजस्वी यादव ने। तो तेजस्वी की पार्टी आरजेडी एमवाई समीकरण से आगे निकलकर ओबीसी, दलित और अति पिछड़ों को साध रही है और टिकट बंटवारे में कुशवाहा पर ज़्यादा ध्यान रखा। 143 में से 51 यादव हैं, हाँ, 19 मुसलमान के साथ 11 कुशवाहा हैं और 14 सवर्णों को टिकट दिया है। तो सब जो एनडीए का वोट बैंक है उसमें संधारी की पूरी कोशिश की है तेजस्वी यादव ने, लेकिन किस हद तक उनको कामयाबी मिलेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। सर, तो ईवीसी पर भी फोकस किया गया, आरक्षण बढ़ाने का वादा भी किया गया, ईवीसी से आने वाले मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष तक बना दिया। हाँ, बहुत मैंने कहा ना कि कोई कसर नहीं छोड़ी है एनडीए के वोट बैंक में सिंधवारी में। और ईबीसी आरक्षण को 20 से बढ़ाकर 30% करने का वादा करते रहे। सहयोगियों को मुकेश सहनी जैसे सहयोगी और आईपी गुप्ता को अपने साथ हेलीकॉप्टर में घुमाते रहे, मंच साझा करते रहे। और तेजस्वी यादव वादों की पैकेजिंग के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे। युवाओं, महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग के लिए लुभावने वादे भी किए। किसान कर्ज माफ़ी, सिंचाई के लिए फ्री बिजली, हाँ, एमएसपी और मंडी की व्यवस्था, स्कॉलरशिप का विस्तार, ओल्ड पेंशन स्कीम, शिक्षकों को घर से 70 किलोमीटर के दायरे में ट्रांसफर जैसे बड़े बड़े वादे किए। और मुझे लगता है कि जंगल राज के नैरेटिव को कमज़ोर करने की भी उन्होंने पुरजोर कोशिश की। जी सर, तो जंगल राज के नैरेटिव को कमज़ोर करने के लिए क्या क्या कहा उन्होंने? जंगल राज के सवाल पर बोले कि मेरी परछाई भी गलती करेगी तो उसे छोड़ेंगे नहीं, सभी अपराधी जेल में होंगे। एनडीए के जंगल राज या पीएम के कट्टा वाले बयान के जाल में तेजस्वी बिल्कुल नहीं फंसे और ओवैसी के प्रत्याशी की उंगली काटने की धमकी या तेज प्रताप के झुंझुना वाले बयान पर कोई जवाब नहीं दिया। वो विवादों से बचते रहे और संयम बरतकर अपनी पीछ पर लगातार बने रहे। भाई तेज प्रताप यादव के खिलाफ महुआ में प्रचार करके पार्टी परिवार से बड़ी है ये मैसेज देने की कोशिश की। मोकामा में आरजेडी नेता की हत्या पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। तो काफी सलीके से तेजस्वी ने चुनाव लड़ा है। सर, तो तेजस्वी यादव ने मुस्लिम राजनीति को भी संभाला है और कोई सीधा वादा नहीं किया है। हाँ, बिल्कुल, उनको डर था कि कहीं ज़्यादा मुस्लिम करेंगे तो हिंदू बिदक जाएंगे। तो तेजस्वी ने मुस्लिम राजनीति को संभाला और लेकिन इसका असर हिंदू वोट बैंक पर नहीं पड़ने दिया। और देखिए, उन्होंने मलाह को लड्डू, मुसलमान को कद्दू के नैरेटिव के बीच किसी भी मुस्लिम डिप्टी सीएम का सीधा वादा नहीं किया और आने वाले समय में सबका ध्यान रखा जाएगा ऐसा बयान दे के संतुलन साधने की कोशिश की। हालांकि इंडिया ने खूब इसको मुद्दा बनाया कि देखिए भाई, 2% वाला डिप्टी सीएम बनेगा मुकेश सहनी और 18% वाले मुसलमान को कुछ नहीं। तो खूब कोशिश की गई लेकिन तेजस्वी घबराए नहीं, अपने बयान पर, अपने स्टैंड पर डटे रहे। और बीजेपी के उकसाने पर भी वो नफरत की भाषा में वो उन्होंने बात नहीं की। तेजस्वी ने नौकरी रोजगार के सवाल को चुनाव का मुद्दा अंतिम समय तक बनाए रखा और यही उनकी खासियत थी। सभी दलों को अपने एजेंडा में उन्हीं के एजेंडा पर आना पड़ा। उन्होंने जंगल राज के नैरेटिव को तोड़कर मैच्योर नेता की छवि गढ़ने की कोशिश की। लेकिन चुनाव बाद तेजस्वी राहुल गांधी के मोड में चले जाते हैं। चुनाव बाद कहाँ गायब होंगे कोई नहीं जानेगा और जब भी जरूरत पड़ेगी बिहार को मौजूद ही नहीं रहेंगे। ये खामी है। तो तेजस्वी अगर इसी तरह से गंभीर रहे हमेशा और बिहार पर फोकस्ड रहे, यहीं रहकर काम करें, जनता के दुख सुख में काम आए, तो युवा है और बिहार की कमान उनके हाथ में कभी भी आ सकती है, अभी नहीं तो बाद में। लेकिन अगर राहुल गांधी की तरह ही वो मैदान छोड़कर भाग जाएंगे चुनाव बाद तो फिर मुश्किल होगी। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो इस पूरे मामले पर लेकर और तेजस्वी यादव की इस रणनीति को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।